चलिए क्लास 10th हिस्ट्री ध्यान देंगे। हिस्ट्री में लेसन नंबर कितना क्या है? लेसन नंबर 5 में है ये वाला। नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10 सब्जेक्ट है सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान। ध्यान देने योग्य बात है। हिस्ट्री में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री की ओर। देखिए आज हम लोग को पढ़ना है औद्योगिक क्रांति का अर्थ। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जो अर्थ को पकड़ लिया वो फिर स्पष्ट रूप से वर्णन भी कर देगा। देखिए कहता क्या है, कहता औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उद्योग उत्पादन में होने वाला परिवर्तन। देखिए सबसे आसान भाषा में लिखा गया है कि औद्योगिक क्रांति का शब्द कुछ ही होता है। इसका अर्थ तो उद्योग उत्पादन में होने वाला परिवर्तन। परिवर्तन तो होगा, बट किस में होगा परिवर्तन? तो उद्योग उत्पादन में होने वाला परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। शॉर्ट में इतना पता होना चाहिए, ठीक है। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? तो उद्योग उत्पादन में होने वाला परिवर्तन को क्या कहेंगे? औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। कहता है यानी औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्राणियों में कि प्रणालियों में? वही तो, उत्पादन प्रणाली में हुए उन परिवर्तन से है जिनके फलस्वरूप जन साधारण की अपनी कृषि व्यवस्था और घरेलू उद्योग धंधे को छोड़कर नए प्रकार के बड़े उद्योग में काम करने या यातायात के नवीन साधनों का उपयोग करने को मिला है ना। किसका मतलब एक औद्योगिक क्रांति के मतलब ये भी होता है, देखो लिखा हुआ, इसका मतलब भी है कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुआ है। किसमें हुआ? उत्पादन प्रणाली में। और उन परिवर्तन से है जिनके फलस्वरूप जन साधारण की अपनी कृषि व्यवस्था, वो जो है से किससे अपना कृषि व्यवस्था एवं घरेलू उद्योग धंधे को छोड़कर, इतना को छोड़ करके और नए प्रकार के बड़े उद्योग में काम करे या तो यातायात के नवीन साधनों का उपयोग करने को मिला है। यातायात के मतलब क्या है कि सामान को, नया सामान को क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान लावे या तो ले जाए, है ना, लाना है या तो ले जाना है उसी को। अतः औद्योगिक क्रांति के कारण 3 वस्तुओं का जन्म हुआ है। औद्योगिक क्रांति के कारण कितने वस्तु जन्म हुआ है? 3 वस्तु का जन्म हुआ है। देखिए पहला में, इतना पहले समझिए, औद्योगिक क्रांति के कारण कितने वस्तु जन्म हुआ है? 3 वस्तुओं का। पहला में क्या है? पहला में है कारखाना। पहला में क्या है? कारखाना। दूसरा में क्या है? बड़े बड़े औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर मतलब जहाँ पे बड़ा बड़ा, वैसा शहर जहाँ पे बड़ा बड़ा क्या हो, उद्योग है। जैसे मुंबई मेरा हो गया, है ना, वहाँ क्या है? बड़ा बड़ा उद्योग है। तीसरा में क्या लिखा है? पूंजीपति। वो धन संपत्ति मतलब बड़ा बड़ा वर्ग की, जरा पास रुपया धन संपत्ति हो वैसा वर्ग की बात कर रहा है तीसरा में। इसलिए याद रखेंगे तो कि औद्योगिक क्रांति कारण कितने हैं? 3 है। कारण कितने हैं? 3 है। पहला, हाँ 3 वस्तु के मतलब के जन्म हुआ है। औद्योगिक क्रांति के कारण कितने वस्तु जन्म हुआ है? 3 वस्तु का। पहला कोई था कारखाना, दूसरा में क्या था? बड़ा बड़ा औद्योगिक नगर या शहर की बात की जो कोई सी दिक्कत नहीं है। तीसरा में क्या है? पूंजीपतियों का या पूंजीपति का वर्ग, ठीक है। आप देखिए इसमें बात आता है ये वाला कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, देखिए यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव में। देखो नोट करें कुछ पॉइंट को लेकर के, नोट करने का हम मौका देंगे नोट करने का, ठीक है। नोट करेंगे जरूरी है इसको लेकर के, क्योंकि यही सब जानकारी का ऑब्जेक्टिव हार्ड बन जाता है जो आप लोग शुरू से प्रयास नहीं करते हैं। क्या है औद्योगिक क्रांति का शब्द अर्थ? मतलब औद्योगिक क्रांति का शब्द जो है, उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन और कब और कहाँ किया था, ये वाला है। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग फ्रांस के
समाजवादी चिंतक लुई ब्ला ने किया था। कौन किया था? है ना, लिखेंगे इसको, चिंतक लुई ब्ला ने 1837 में किया था। इतना पहले लिखिए, नोट कीजिए फटाफट कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में हुआ था और चिंतक लुई ब्ला ने किया था 1837 में किया था। इसको नोट कीजिए फटाफट, 1837 में। और पता है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ चलावल गया था? इंग्लैंड में। ये भी आप लिखेंगे इसको नोट पॉइंट में। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में जान करके आगे पूछता है, सेट में जब एग्जाम में आएगा तो आपको दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, तो यही सब ने है, धीरे धीरे आप इसी को नोट कीजिए, यही सब जानिएगा, तब आपका ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा होगा, मजबूत हो गया। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ चलावल गया था? लेकिन औद्योगिक क्रांति जो शब्द है उसका प्रयोग कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था? तो चिंतक लुई ब्ला के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1837 में किया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कहता है क्या, इतना में हुआ आदि औद्योगिकरण का युग। इंग्लैंड और यूरोप में कारखाना की विस्थापना से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमानों पर औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। देखिए, इसमें कह रहा है कि इंग्लैंड और यूरोप में कारखाना की स्थापना से पहले, मतलब जब इंग्लैंड यूरोप में कारखाना नहीं था, जब कारखाना नहीं था उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो देश के बीच की मार्केट की बात कर रहा है, दो देश के बीच की मार्केट की बात कर रहा है। तो दो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर, छोटे मोटे पैमाने की बात नहीं कर रहा है, बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। अब ये नहीं कि जब इंग्लैंड में और यूरोप में जब कारखाना खुला तभी ऐसा बड़ा उद्योग का इसमें उत्पादन होने लगा, नहीं, इसके पहले भी हो रहा था। ठीक है, इसके पहले भी कुछ हो रहा था, तो औद्योगिक उत्पादन होने मतलब हो रहा था। किसके पहले? तो इंग्लैंड यूरोप में कारखाना खोलने से पहले की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है कि यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। कौन उत्पादन? औद्योगिकरण की बात कर रहा है। इसीलिए ने कहा अभी जी, अभी नहीं कहा कि इंग्लैंड या यूरोप में कारखाना होने से पहले, मतलब कारखाना को स्थापन करने से पहले ही ये वाला चल रहा था, बट इसमें फैक्ट्री की जरूरत नहीं था। इसमें खुद लिखा हुआ है कि यह इसके उत्पादन में फैक्ट्री में नहीं था, मतलब इसके लिए कोई फैक्ट्री को जरूरत नहीं था। कहता है किसी चीज़ की प्रारंभिक अवस्था को आदि कहते हैं, आदि कहते हैं, आदि इसका यहाँ पे होगा आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं, यहाँ पे ये वाला होगा। ठीक है, अतः औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक चरण को इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकीकरण का नाम भी दिया। सही बात है, हम लोग ये पढ़े थे थोड़ा सा। अब इसमें चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। देखिए, अब इसमें चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय भी लोग घरों में लोग इसका करता था, कोची उत्पादन। और इसमें ये बात को कह रहा है, और गाँवों और शहरों का संबंध इस व्यवस्था में गाँवों में तथा शहरों में एक संबंध स्थापित हो गया था। किसमें? गाँव और शहरों में संबंध मतलब जुड़ गया था, है ना। व्यापारी शहरों में रहकर अपना काम गाँव में चलाते थे। देखिए, व्यापारी शहरों में रह करके अपना काम गाँव में चलाते थे। किसकी बात कर रहा है? औद्योगिक क्रांति की बात कर रहा है। और गाँव में अपना सामान का उत्पादन करवा कर उन्हें शहर में ले जाकर बेचते थे। सही बात है, पूरी सामान का उत्पादन कहाँ किया? गांव में किया। और जब गांव में किया उत्पादन तो उसे कहाँ ले गया बेचने के लिए? शहर में चल गया बेचने के लिए। ठीक है, और चीज़ों का उत्पादन कारखानों में ना होकर घरों में भी होता था, है ना। औद्योगिकीकरण में वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में ना होकर के बल्कि घर में भी होता था। कुछ ही घर में भी चीज़ों मतलब वस्तुओं का, ठीक ना, वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में ना होकर बल्कि घर में भी हुआ करता था। अब आता है ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकीकरण। ब्रिटेन और भारत, कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण, देखिए कारण दे रहा है इसमें, कहता है कि औद्योगिक क्रांति के यूरोप के दूसरे देश को
छोड़कर इंग्लैंड में ही सबसे पहले हुई। अब इसकी कुछ विशिष्ट कारण है। देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कुछ निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है न? पहला कारण है, ये वाला आता है बोर्ड में, कैसे आता है पता है? ऐसे आता है कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण के विस्तार का कारण क्या है, वर्णन करे। जब भी अगर तुमको 5 नंबर का आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। पहला हम क्या है, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की देश की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है? तो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति कहता है द्वीप होने के कारण इंग्लैंड बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था। द्वीप मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, द्वीप मतलब ये है ना कि उस समुद्र के किनारे है। किसी किनारे है? समुद्र के किनारे है वो, जबकि उस समुद्र से घिरा हुआ है। किसे घिरा हुआ है? इंग्लैंड समुद्र से घिरा हुआ है। तो कहता इसी के कारण इंग्लैंड बाहरी आक्रमण से सुरक्षित है। मतलब इंग्लैंड पे कोई बाहर का आक्रमण नहीं कर सकता है। इंग्लैंड पे कोई बाहर के आक्रमण, कोई अदर देश उसके पर आक्रमण कर नहीं सकता है। इसलिए वह देश क्या है? सुरक्षित है। आज बढ़िया है वो देश, है ना? कहता है कच्चे माल को आयात तथा उत्पादित वस्तुओं, एगो होगा यहाँ पे, वस्तुओं को निर्यात करने की सुविधा भी इंग्लैंड में थी। आयात की मतलब समझ में आ रहा है? आयात के मतलब कुछ ही, और निर्यात के मतलब कुछ ही हो रहा है। अगर हम मानिए हम भूल गए आयात निर्यात, इसे याद रखेंगे। निर्यात के मतलब निकालना, वस्तुओं को निकाल रहा है। तब निकाल रहा है मतलब बेच रहा है उसे। तो आयात के मतलब जो खरीद रहा है जो देश, और क्या बोलेंगे? आयात बोलेंगे। आयात का मतलब क्या? जो खरीद रहा है। और निर्यात का जो क्या कर रहा है? बेच रहा है। क्या कर रहा है? तो भाई आयात और निर्यात करने की सुविधा कहाँ पे था? इंग्लैंड में भी था, बट किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से। क्यों? को समुद्र से घिरा हुआ देश है, तो किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से। ठीक है, अब ये आपको हो गया कैमा कारण? पहला कारण। दूसरा में कहता है प्राकृतिक साधनों, मतलब खनिज के उपलब्धता। अब आइए दूसरा में देखिए क्या कहता है। तो इंग्लैंड में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब इंग्लैंड में जो है से खनिज पदार्थ जो है से क्या है? अधिक मात्रा में कौन सी है? उपलब्ध है। इससे इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में काफ़ी क्या हुआ है? सुविधा मिला है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। किससे? खनिजों के, मतलब इतना विकास है वहाँ, इतना खनिज से पदार्थ प्रचुर मात्रा में निकालता है कि उसके विकास से काफ़ी इसका क्या हुआ है? सुविधा हुआ है। किसका? तो इंग्लैंड देश की बात कर रहा है। ठीक है, आप देखिए इसमें कह रहा है दूसरा में क्या है? कृषि क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कृषि। कहता है औद्योगिक क्रांति के पहले की बात कर रहा है। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। कहता है कि औद्योगिक क्रांति के पहले इंग्लैंड में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए थे। औद्योगिक क्रांति के बात सही लिखा है बाबू कि औद्योगिक क्रांति जब नहीं था उस समय इंग्लैंड में कृषि के एरिया में अधिक परिवर्तन भी हुआ था। किसके एरिया में बात कर रहा है? कृषि वाले मामले में। लेकिन इंग्लैंड में क्या कर पहले, तो जिस समय औद्योगिक क्रांति नहीं था उस समय क्या था कि इंग्लैंड में कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा था। परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा था। कृषि तथा पशुपालन की समुन्नत व्यवस्थाओं से भूमिपतियों की आमदनी काफ़ी कुछ हुआ था, बढ़ गया था। किसका आमदनी बढ़ गया? हाँ, भूमि मतलब पतियों ने समझ में आ रहा है? मतलब वहाँ जो था जिसके पास जगह जमीन बड़ी मन था तो वहाँ के उसे क्या हो गया? मूल्य बढ़ गया। किसका मूल्य? भूमि क्यों? देखिए आपको पता है ना कि औद्योगिक क्रांति के पहले ही वहाँ कृषि में इतना परिवर्तन हो रहा था, इतना परिवर्तन कि लोग चाहे हम उद्योग काल हमको चाहिए, शाम को चाहिए खाली कृषि करने के लिए, तो कृषि करने के लिए भूमि होना चाहिए ना। तो वहाँ की भूमि में कुछ हो गया, तो वहाँ के भूमि में आमदनी क्या हो गया? अधिकांश बढ़ गया।
क्योंकि औद्योगिक क्रांति के पहले से ही कृषि में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था पहले से ही। तो वहाँ के भूमिपातियों की आमदनी क्या हो गया, वहाँ के जगह ज़मीन की आमदनी क्या हो गया, कभी मात्रा में बढ़ गया। बढ़ेगा नहीं क्योंकि परिवर्तन हो रहा था बहुत तेजी से, इसलिए। अब इसमें बात क्या कहा था चौथा में, कुशल कारीगर। कहता है कुशल कारीगरों के संपर्क में आने से इंग्लैंड के मजदूर के ज्ञान में वृद्धि हुई है। देखिए, कुशल कारीगरों के संपर्क में आने से इंग्लैंड के मजदूर को क्या चीज हुआ। देखिए, जरूरी है किसी मजदूर को ज्ञान कब होता है, काम करने से ज्ञान होता है। कुछ ही करने से, काम करने से ही ज्ञान होता है। और उसके साथ ही खेती बाड़ी के तरीकों और उद्योग धंधों में विकास भी हुआ। किसके साथ, खेती बाड़ी के, इसमें लिखा हुआ उसके साथ, मतलब जो मजदूर क्या, हाँ देखिए, मजदूर को ज्ञान में वृद्धि हुआ तो उसके साथ साथ खेती बाड़ी का तरीका और उद्योग धंधे भी क्या हुआ, विकास भी हुआ। उसका दिमाग धीरे धीरे काम किया। कुछ उसका दिमाग हुआ, किसका दिमाग, मजदूर का दिमाग, है ना। पहले देखो दिमाग क्या काम किया, अरे यार खेती कैसे किया जाता है, खेती से हमें कैसे आमदनी होगा, वो चालू किया। फिर क्या किया कि छोटे मोटे उद्योग धंधे को विकास किया। उसी करते करते धीरे धीरे विकास कर गया मजदूर, क्योंकि किसी भी चीज़ पर विकास करने में टाइम लगता है। ठीक है, इस तरीका से ऐसा हुआ। आप बात कर रहा है क्या चीज़, जनसंख्या में वृद्धि है। तो चिकित्सा एवं गरीबों की सहायता की व्यवस्था होने के कारण लोग रोगमुक्त हो गए। मतलब वहाँ के लोग रोग से क्या हो गए, मुक्त हो गए, मतलब रोग से परेशान हो गए। कहाँ के लोग, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, कहाँ के, हाँ, रोग से मतलब परेशान हो गए, एक तरीका से कह सकते हैं। और भूखमरी के शिकार होने से बच गए। और भूखा मतलब भूखमरी को शिकार होने से कुछ हो गए, वहाँ के लोग बच गए, क्योंकि कृषि था, वहाँ के लोग कृषि कर रहा था। कहाँ के लोग, इंग्लैंड के। देखिए, जहाँ पे कृषि होगा वहाँ कभी लोग भूखा नहीं मरेगा। जहाँ पे क्या होगा, कृषि। और जहाँ पे कृषि नहीं है, वो भूमि कृषि के लायक नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ लोग करना चाहते नहीं हैं, और वहाँ के लोग खाली मोल लेके खाना चाहते हैं, तो वहाँ के लोग तो 100% की भूखा मर सकता है। लेकिन जहाँ पे कृषि हो रहा है, जहाँ पे कृषि योग्य भूमि है, जहाँ पे कृषि लोग करना चाहते हैं, जहाँ पे लोग कृषि लोग कर रहे हैं, वहाँ के लोग कभी भूखा नहीं मरेंगे। किसान भूखा कभी नहीं मर सकता है, कभी नहीं मर सकता है, क्योंकि वो 6 महीना के अंदर 6 महीना मेहनत करके साल भर का खर्ची खेती से निकाल लेता है। ऐसा होता है ना। लेकिन इससे मृत्यु की दर में कमी आई है। लेकिन मृत्यु के दर में क्या आई है, कमी आई है। तथा इंग्लैंड की जनसंख्या में तीव्रता से, अब इंग्लैंड में का जनसंख्या इतना काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। कहाँ पता है क्यों बढ़ गई जनसंख्या बढ़ने का, देखो जैसे कि हमारा ही भारत की जनसंख्या नंबर 1 पर आता है भारत। पूरा विश्व में बात करते हैं कि जनसंख्या में भारत 1 पर आती है, लेकिन सबसे कम कौन वाला है अगर बात किए तो, हाँ, जनसंख्या में सबसे कम कौन देश है जो कि उसका जनसंख्या सबसे कम है। आपको बता दें कि मालदीव है। कौन है, लक्षद्वीप के जनसंख्या सबसे कम है। 9वां क्लास में पढ़ाए होंगे हिस्ट्री में, नहीं ज्योग्राफी में पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है मालदीव, इसलिए याद रखेंगे। उतने पर ही है वो, थोड़ा सा खाली फर्क है। कभी पता है आपको, कभी लक्षद्वीप देगा सबसे कम जनसंख्या वाला देश लक्षद्वीप है। आपका ऑप्शन के अनुसार देगा, कभी कभी जैसे लुसेंट है ना, उसमें मालदीव देता है। जो आप बुक जब पढ़ेंगे ना भूगोल वाला को, उसमें आपको लक्षद्वीप देगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश लक्षद्वीप, और उसमें दिया आपको मालदीव। इस तरीक़ा से भी आप जानेंगे। तो इंग्लैंड में क्या हुआ जनसंख्या में, देखिए जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रहा है। जैसे हमारा देश आके जनसंख्या से इतना आगे क्यों बढ़ गया, इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारा देश में 80 से 85% कृषि की जाती है। तो कृषि जो करता है उसको कहीं महंगाई का पता नहीं चलता, महंगाई क्या है, क्योंकि तो खुद कृषि कर रहा है। महंगाई समझ में किसको आता है, जो कीन के लोग खाते हैं, महंगाई समझ में उसको आता है। हम लोग क्या करते हैं, उतना हम लोग कीनते हैं,
जो जो करता है खेती वो कभी धान चावल कभी कीनता है नहीं कीनता है, वो कृषि से ही क्या करता है उत्पादन कर लेता है। और साल भर अगर अकाल भी अगर पड़ गया, अगर भगवान बारिश भी अगर नहीं दिया बारिश, तो एक साल बैठ कर आराम से वो खा सकता है, इतना बड़ा उपज कर लेता है किसान। बात समझ में आ रहा है। और देखिए जनसंख्या में वृद्धि करने का ये होता है ना, अब माने कि किसी इंसान के 4 को बाल बच्चा है, उसे कोई प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं। बाल बच्चे 4 को है तो ना उसको मोल के कभी खाना पड़ रहा है। कृषि करके धैर्य दिया, कोठी भरल है, ये है 4 घर, अपना घाटे रहेगा, है कि नहीं? तो लोग डरता भी नहीं है इससे। क्या दिक्कत है? मेन इंसान के क्या है? खान पान है ना। अब बाकी किसान क्या करे, बाल बच्चा थोड़ा सा अगर पढ़ लिख लिया बहुत ज़्यादा, फिर बाकी किस तरीके से कमाने खाने का रोजगार मिलना चाहिए। किसान की बता रहे वाला हालात में ऐसा ही ना होता है। इसलिए कभी सोचता नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रहा है। हमारे भारत में यही वाला हाल है कि क्योंकि हमारे भारत में 80 से 85% क्या होता है? कृषि होता है। तो उसे उतना टेंशन नहीं है। उतना टेंशन है, टेंशन कब होता है? जब कोई चीज़ को महंगा चीज़ को लोग मोल लेकर के खाता। अरे लोग कपड़ा भी खरीदता है, किसान तो वो क्या करता है? धाने को नहीं बेच के कपड़ा खरीदता है। इंसान बर्फ़ भी जब खरीदता है तो क्या देता है? वो पैसा थोड़ा देता है किसान। किसान पैसा नहीं देता बर्फ़ के लिए, क्या करता है? वो धान चावल गेहूँ बेचता है। अब उतना नहीं है, बट अभी तो भी तो है कहीं हमारे देश में वैसा है। देश में वैसा है हमारा। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश ऐसा एरिया है, झारखंड, जो कि सामान को बेच करके वस्तु को प्राप्त करता है। डायरेक्ट पैसे उसके पास नहीं, क्योंकि भाई किसान है तो किसान दे ही क्या सकता है? धान चावल गेहूँ, और क्या उसके पास है ही है क्या किसान के पास? और भाई अब जो खेती जो नहीं करता उसके पास तो रुपया है, वो तो पैसा देगा और सामान खरीदेगा। ऐसा तरीका से ऐसा है। आबरी क्या कह रहा है? पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता। कहता इस समय इंग्लैंड में काफ़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध थी। कौन समय की बात कर रहा है? औद्योगिक क्रांति के समय की बात कर रहा है। तो औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड में काफ़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध था। पूंजी मतलब कोची, उसके पास धन संपत्ति अधिक था, है ना। इसी समय ब्रिटेन में विदेशी से काफ़ी धन लाया गया था। देखिए इसी समय ब्रिटेन से इंग्लैंड में, ब्रिटेन से इंग्लैंड, अच्छा कुछ इस समय ब्रिटेन में विदेश से मतलब अदर देशों की बात कर रहा है। तो अदर देश से क्या हुआ? काफ़ी धन भी लाया गया था। कहाँ? ब्रिटेन में, अदर देश से। और दास व्यापार और भारत में लूटकर लाए गए धन का निवेश इंग्लैंड में हुआ। देखिए दास व्यापार के द्वारा भारत में तो लाया गया है धन, लेकिन लूट पाट कर कुछ ही करके भारत से लूट कर लाए गए। 2 मिनट, क्या कह रहा है? भारत से लूट कर लाए गए धन निवेश कहाँ? इंग्लैंड में तो धन संपत्ति आया, बट लूट कर क्या आया? वो कहाँ से लूट लिया? भारत से लूट लिया गया था। कहाँ से? भारत से सामान को लूट करके धन संपत्ति निवेश कहाँ किया? इंग्लैंड में किया। कहाँ किया? लेकिन ब्रिटेन में सामान कहाँ से आया? धन संपत्ति में विदेशों से। लेकिन इंग्लैंड में कहाँ से आया? तो भारत से। वो की को अस्थायी रूप से नहीं, को अच्छा काम करके नहीं, बल्कि लूट पाट के, भारत से लूट पाट के। कौन लोग लाया? कहाँ के देश? इंग्लैंड के। ये वाला था किसमें? पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता में। समझ में आया? इसमें ये वाला बात था। अब क्या इसमें कह रहा है? वैज्ञानिक प्रगति। कौन प्रगति कह रहा है? वैज्ञानिक प्रगति। कहता है कि इस समय में जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे उनमें से अधिकांश इंग्लैंड में ही हुए थे। सही बात है जी, हम लोग सुनते भी हैं वैज्ञानिक को। अपना देश के बारे में कभी सुने नहीं होंगे कि वैज्ञानिक भारत के हैं। जब भी सुने होंगे तो इंग्लैंड अधिकांश, लेकिन इंग्लैंड के है। आप लुसेंट में कभी देख लेंगे, इंग्लैंड में ही पहले से ही वैज्ञानिक आविष्कार है ना।
लिखा है कि इस समय जितना भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे उनमें से अधिकांश वैज्ञानिक कहाँ का था? अधिकांश वैज्ञानिक कहाँ का था? इंग्लैंड के। उसका नाम है चोरवा वैज्ञानिक। चोरवा वैज्ञानिक क्यों? पता है ना, भारत से ही तो सामान को धान संपत्ति उसको कहाँ चुरा के लाया गया था? इंग्लैंड में लाया गया था। हम लोग ये पढ़े थे नहीं। तो व्यापार के तो लाया गया तो इंग्लैंड कैसे कैसे कहे तो चोर वाला देश है, लूट करके लाया गया। लूट करके मतलब चोरी डकैती करके लाया गया था सामान को। कहाँ से? और वो भारत से, जो कि भारत उतना विकासशील देश भी नहीं है। मतलब लोग कमजोर करके कमजोर करने का प्रयास करता है। ठीक है, आप देखिए, आइए ये लेकिन जानेंगे कि सबसे अधिक वैज्ञानिक जो हुआ आविष्कार से कौन देश का था? इंग्लैंड के था। अब क्या कहता है? यातायात की सुविधा 18वीं शताब्दी में परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। परिवहन मतलब 18वीं शताब्दी में कोई भी सामान को लाने या ले जाने के लिए परिवहन एरिया में क्या हुआ? महत्वपूर्ण रहा है। मतलब एक सामान को एक जगह से दूसरा जगह लाने में, ले जाने में, है ना, अच्छा था। यातायात की सुविधा के लिए सभी प्रमुख शहर को नहर द्वारा जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? नहर द्वारा। और पुरानी नहरों को चौड़ा किया गया ताकि कई जहाज एक साथ आ और जा सके। देखिए कि इसका मतलब है कि इंग्लैंड की बात कर रहा है, तो जो भी सामान को यातायात किया गया वो समुद्री मार्ग द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? और वो कि कोई छोटी मोटी समुद्री नहीं, उसे चौड़ा किया गया। इसे रोड होता है ना, चौड़ा। हाँ, हम कुछ ही बोले थे अभी। समुद्र के नहीं, नहर को चौड़ा किया गया। जैसे कि हम लोग रोड को चौड़ा लोग करता है ना, हाईवे रोड को, 2 गो आएगा जाएगा, फिर 2 गो नहीं आएगा और जाएगा, 4 गो होता है हाईवे रोड में, देखेंगे तो। उस तरीक़ा से क्या है, समुद्री मार्गों का विकास किया गया नहर को जोड़ करके। यहाँ लिखा हुआ कि शहरों को नहर द्वारा कुछ किया गया, उसको जोड़ दिया गया। और जोड़ करके पुरानी नहरों को कुछ किया गया, चौड़ा किया गया। क्यों? तो क्योंकि जहाज एक साथ आ सके और जा भी सके। तब तो जहाज आगा जाएगा कब? जब उसको हम क्या करेंगे? चौड़ा करेंगे, जब उसको फैलाएंगे। अब कह रहा है नए यांत्रिक का आविष्कार। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है, इसे नोट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से आता है, इसको नोट करने का प्रयास करेंगे। नए यांत्रिक आविष्कार। अब आए जानते हैं नया नया आविष्कार क्या हुआ इंग्लैंड में। ठीक है, तो पहला में क्या है? जॉन के प्लाविन शटल का आविष्कार कब हुआ था? 1773 में। इसको नोट पहले कीजिए, इतना पहले नोट कीजिए फटाफट, थोड़ा हाथ को स्पीड कीजिएगा, पढ़िएगा तो पढ़ते रह जाइएगा। जॉन के प्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 में हुआ था। फिर जेम्स हारग्रीव्ज स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1765 में हुआ था। फिर है रिचर्ड आर्कराइट वाटर फ्रेम का आविष्कार 1769 में किया गया था। फिर आता है क्रॉम्पटन स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार 1779 में किया गया था। इसको नोट कीजिए फटाफट। हो गया? 4 तक हो गया। फिर से पहला में क्या है? जॉन के प्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ था? 1733 में। लेकिन जेम्स हारग्रीव्ज स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1765 में। लेकिन रिचर्ड आर्कराइट वाटर फ्रेम का आविष्कार कब हुआ था? 1769 में। लेकिन बात आती है क्या? क्रॉम्पटन स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कब? 1779 में। अब उसके बाद क्या है? यहां तक हुआ? फिर क्या कहता है? एडमंड कार्टराइट पावर लूम का आविष्कार कब हुआ? तो 1785 में। इसे हम नोट करेंगे।
ऐसने जब आएगा बिहार बोर्ड में तब का दिमाग घूम जाएगा, लगेगा कहाँ से आ गया है। बट सारा यही सब पॉइंट आता है, जो आप पढ़ते हैं वही रहता है, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते इसलिए लगता है कि वो नहीं रहता है। नोट कीजिए फटाफट। कितने हैं जिसमें इसमें नहीं दिया है, उसमें है, हो गया। एक क्या कहता है, इल्ली व्हिटनी कपास ओटलो की मशीन का स्थापना कब किया गया था? 1793। और फिर क्या है, टॉमस न्यूकॉम पहला वाष्प इंजन का आविष्कार। किसमें? हो गया। यहाँ पे ये वाला इसलिए नहीं दिया है कि शायद उसका इसका इस इंजन को इतना जानिए 18वीं। अच्छा, ये वाला ना, पहला वाला टॉमस न्यूकॉम पहला वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। फिर क्या है, अब्राहा डर्बी लोहा पिघलाने की विधि का आविष्कार कब किया गया था? उसके भी वही याद रखेंगे, वैसा ही 18वीं शताब्दी में ही, ठीक है। उसके देखिए ना यहाँ पे है ना 1815 में, तो वही। अच्छा 19वीं में, हाँ हाँ हाँ, ये 19वीं, क्योंकि एक शताब्दी बढ़ के रहता है उसमें। देखिए किसमें क्या कह रहा है ये, लेकिन आता है जी, हेनरी डेविस सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कब हुआ था? देखो किसने किया था? हाँ यहाँ से आता है खाली ने कि सेफ्टी, ये वाला देखिए यहाँ से कैसे आएगा, ऐसे आता है कि सेफ्टी लैम्प। देखिए अगर ऐसे अगर पूछ दिया कि हेनरी डेविस सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, कब किया, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन अधिकांश देखिए वाला पूछता है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कब किया। अगर पूछेगा कब किया तो 1815। अगर पूछेगा किसने किया तो बोलेंगे हेम्फ्री डेवी ने किया। किसने किया? यही सबको तो मजबूत बांधता है आगे जान करके। अब क्या है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार कब किया? तो 1814 में किया। लेकिन किसने किया? तो जॉर्ज, क्या है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया है ना। या एक और कौन इंजन है यहाँ, रेल को हटा दीजिए, एक और आता है क्या, वाष्प इंजन का, वाष्प इंजन का आविष्कार ने, इतना का आविष्कार किसने किया पता है? तो इसका आता है जेम्स वाट ने 1769 में किया गया था। इसको नोट में लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर यहाँ से अगर पूछ रहा है कि वाष्प चलित रेल इंजन अगर पूछ रहा है तो 1814 और कौन है, जॉर्ज स्टीफेंसन। लेकिन अगर पूछेगा वाष्प इंजन सिर्फ पूछेगा तो क्या बोलिएगा, जेम्स वाट 1769 में। इतना को याद रखेंगे। फिर क्या कह रहा है, रॉबर्ट फुल्टन वाष्प चलित पानी का जहाज का आविष्कार। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 19वीं शताब्दी हो जाएगा। इसमें 18 है ना, इसमें हो जाएगा 19वीं शताब्दी। अब आइए पढ़ते हैं सूती वस्त्र का उद्योग। सूती वस्त्र का इसमें जानेंगे कि सबसे पहले कहाँ हुआ था। देखिए
सूती, यहाँ से आता है ये वाला, ठीक ना, ये वाला आता है यहाँ से, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे। सूती वस्त्र का उद्योग इंग्लैंड का सबसे अधिक उत्पादन वाला उद्योग बना है। कौन? अगर ऐसे पूछ दे कि विश्व में सूती वस्त्र का उद्योग सबसे पहले कहाँ था, तो क्या होगा इसका आंसर? इंग्लैंड। आता ही वाला है ना, इसलिए लिखा है कि सूती वस्त्र उद्योग इंग्लैंड का सबसे अधिक उत्पादन वाला उद्योग बना है, तो सबसे अधिक उत्पादन वाला देश बना है, ये भी कह सकते हैं। बट किसका उद्योग वाला बना है? सूती वस्त्र उद्योग। 19वीं सदी में ब्रिटेन का कपड़ा का 19वीं सदी में ब्रिटेन कपड़ा का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। 19वीं सदी में कपड़ा उद्योग में विकास होने के बावजूद सारा उत्पादन कारखानों में ना होकर कुछ उत्पादन घरेलू तरीकों से भी किया जाता था। सही बात है, सही बात है कि नहीं? जैसे कि देखिए अभी हम लोग को कुछ भी होता है, हम लोग को पेट में दर्द होता है या कुछ भी होता है, तो हम लोग कहाँ दौड़ते हैं? डॉक्टर ही जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जब नहीं था तो उस समय क्या था? घरेलू उपयोग में था कि नहीं था? तब ऐसा बात। लेकिन अब इतना हो गया है कि लोग घर का उपयोग करना ही लोग भूल गया है, लोगों से भी उपयोग नहीं करता है, डायरेक्ट कहाँ जाता है? डॉक्टर ही। तो वैसे यहाँ पर भी है, पहले तो कारखाना नहीं था, तो क्या पहले उद्योग नहीं था? उद्योग था, लेकिन घरेलू उद्योग था, है ना। चलिए, ये क्या कहता है? हाथ का श्रम, हाथ का श्रम कहता है। औद्योगिकीकरण में ब्रिटेन में सस्ते मानव श्रम की भूमिका भी अग्रणी रही है। अग्रणी मतलब कुछ होता है आगे रहा, बट कौन भूमिका की बात कर रहा है? देखिए आपको पता है कि सस्ते कौन वाला होगा? जिसको लोग हाथ से काम करेगा, वो सामान क्या रहेगा? सस्ता। अब वो भाई बड़ा उद्योग में, बड़ा कारखाना में काम करेगा, मतलब बड़ा उद्योग से, बड़ा फैक्ट्री से वो काम करके कपड़ा का जब उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो कपड़ा जब बनाया जा रहा है तो कपड़ा खैर महंगा मिलेगा, क्योंकि तो फैक्ट्री में नहीं तैयार हो रहा है। लेकिन जैसे कि हम लोग ऊनी का कपड़ा को लोग हाथ से बीनता है, ऊनी को कपड़ा को कोई चीज़ बीनता है हाथ से भी, ठंडा में कोई टोपी के लिए बीनता है, कोई स्वेटर वगैरह बीनता है हाथ से, देखे होंगे कहीं बिना हुआ, तो वो सबसे सस्ता मिलता है, क्योंकि उसे हाथ से काम किया गया है। कहता है कुछ लिखा, श्रमिकों की संख्या बढ़ने से उनके काम वेतन पर नौकरी करनी पड़ी और मिल मालिकों को मशीन पर लगाने वाले खर्च से कम खर्च पर श्रमिक उपलब्ध हो जाते थे। मतलब क्या? हाँ, आप देखिए इस सीधी से पहले बात यह था, अब उसमें कितना मशीन में लगाया जाए, उससे बढ़िया क्या है 2-4 को मजदूर को लगा लीजिए। उससे क्या है कि उद्योग सबको कम खर्चा मजदूर लगाओगे ना उसमें पड़ता था। लेकिन आप देखते हैं अभी भी जैसे कहीं कहीं है, अभी भी कहीं कि वाला फॉलो है, ठीक है। मेन बात आती है खर्च की। बात क्या है? खर्च की आता है। कहता है उन्हें मशीन लगाने पर अधिक दिलचस्पी नहीं थी। किसे? ब्रिटेन में जो सूती कपड़ों की जो खोला गया ना उद्योग, उसके लिए बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? उसके लिए कि मशीन लगाने की चाहत नहीं था। सबसे बढ़िया क्या है? मजदूर, क्योंकि खारजी मजदूर में क्या है? कम है। और जब मशीन लगाते हैं तो भाई मशीन अरबों खरबों लाखों का आता है मशीन, एगो मशीन, तो उसमें खर्च क्या है? बहुत ज़्यादा है, और काम हमको वही वाला करना है। तो मशीन लगवाने में अधिक पूंजी की जरूरत, बोले ना, मशीन लगाने में पूंजी अधिक खर्च हो रहा है, तथा उनके खराब होने पर मरम्मत करवाने में भी अधिक खर्चा है। आप मानिए मशीन लगवा लिए, किस तरीके से ख़राब हो गया, उसमें भी खर्च बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? तो ये सब सोच क्यों लगवाना ना नहीं चाह रहा था कौन? मिल मालिक सूती वस्त्रों के लिए, है ना। अतः उद्योगपति मशीन का बजाय हाथ के श्रम को अधिक महत्व देते थे। मशीन से ज़्यादा किसका महत्व दिया करते थे? हाथ के, मतलब जो हाथ से बनाया गया सामानों को लोग ज़्यादा महत्व दिया करते थे, और उन्हें ज़्यादा फ़ायदा भी होता था, क्योंकि खर्च कम है तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, ये वाला बात है।
अब देखिए कहता है शहरों में बहुतायत नौकरी की खराब, कुछ लिखा हुआ है खराब सुनकर, शहरों में बहुतायत नौकरी के खराब सुनकर गांवों के मजदूर जो बेकारी मतलब ऐसी बेकारी की समस्या से जूझ रहा है, मतलब उसके पास कोई समस्या, उसके पास कोई काम धाम नहीं है, उसको लोग क्या किया, पकड़ करके लाया और उसको हाथ श्रम वाला काम दिया। कौन वाला काम दिया, मतलब हाथ से करने वाला काम दिया। किसमें, सूती वस्त्रों वाला में बात कर रहा है। कहता है पहले ऐसा ही था जी, पहले नौकरियों के लिए भी लोग पकड़ पकड़ के ले जाया करता था। ये वाला बात की पूछिएगा दादावा से तब बताएंगे बड़ी बढ़िया से कि पहले के लोगों ने, लेकिन कोई कोई लोग नहीं जाया करता था। क्यों, तो क्यों उसके पास 50 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत, सीधे कहता हमको जाने की जरूरत, हम अपना खेती करके अपना हम बाल बच्चों को पासपोर्ट लेंगे, उसे कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन तो कंपनी में काम नहीं करेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे। बात समझ में आया। तो पहले के लोगों ने क्या किया, हाथ पकड़ पकड़ जबरदस्ती ले जाया करते थे अपना काम में लगाने का। देखिए ना आगे सारा बात लिखा होगा। जूझ रहे थे और शहर की ओर रुख करने लगे और नौकरी ढूंढने के क्रम में उन्हें पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे अथवा सरकारी या निजी रैन बेसरों में समय गुजारने पड़ते थे। कुछ करने के लिए, नौकरी ढूंढने के क्रम में उन्हें पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे अथवा सरकारी या निजी रैन बसेरों में समय गुजारने पड़ते थे। किसके, कब, मजदूरों को। नौकरी है ही नहीं था तो इसलिए नौकरी ढूंढने के क्रम में, अब नौकरी कहाँ मिलेगा ना मिलेगा इतना प्रक्रिया करना पहले पड़ता था। अब क्या है, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर मशीन तथा नई प्रौद्योगिकी का विरोध करने लगे। कौन, मजदूर। किसको, किसको, क्योंकि विरोध नहीं करेगा। अब है, अब मशीन आ गया तो अब लोग क्या काम करेगा, जहाँ लोग काम करते वहाँ मशीन आ गया, जहाँ लोग काम करके उसको नून रोटी चल रहा था, पहले से उसको 2 पैसा मिल रहा था, अपना घर परिवार को संभाल रहा था। अब जहाँ पे मजदूर काम कर रहा था वहाँ पे क्या आ गया, मशीन आ गया। तो इससे तो कुछ तो खराबी लगेगा, इंसान मजदूर को लगेगा ना खराबी, इसलिए मजदूर ने क्या किया, उसको विरोध किया। और जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में क्या लिखा हुआ है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, इसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला आता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था और 1764 में। इसको नोट कीजिए फटाफट। एनसीईआरटी में क्या है, 1765 है क्या, देख लेंगे, इसमें एनसीईआरटी वाला है, आपको आ सकता है। कुछ बच्चे लोग कह रहे हैं 1765 में। एनसीईआरटी का बुक निकाल कर देखिए। एनसी जो आती है ना उसको ज़्यादा आपको फॉलो करना पड़ेगा। 1700 हाँ हाँ वही मशीन, देखो इसमें आगे लिखा हुआ है, याद रखेंगे इतना को, ठीक ना, कि 1764 से 1770, तो इतना कद रखेंगे, इतना के बीच में याद रखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा ना तो फिर वो आपको लगाने के लिए होगा, इतना के बीच में याद रखेंगे। 64 से 1770 तक मोटा मोटी याद रखेंगे, आएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, मानिए इतना रहेगा फिर तो आपको क्या होगा, इतना रहेगा तो क्या होगा, आपको ऑप्शन के अनुसार टिक लगाना पड़ेगा, उसमें बस सही उसमें होगा आंसर में। आप देखिए कहता इस मशीन के आने से मजदूर की मांग
घटने लगा। नहीं, अब कोई पूछेगा मजदूर को, क्योंकि अब क्या आ गया, मशीन। तो मजदूर की मांग क्या हो गया, घट गया। अब लोग उतना मजदूर को कोई खोज नहीं रहा है, तो उसे क्या हुआ, मजदूर गिर गया और हो जाएगा बेरोजगार। आगे देखिए, सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। ये देखिए, अतः इसका प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ा। इसका किसका प्रभाव, किसका प्रभाव पड़ा? हाँ, ये जो नया नया मशीन जो लगा था उद्योगों में, तो उसको जब लगा तो जब प्रभाव किस पर बुझाया, महिलाओं पर बुझाया। ठीक है, कहता है ब्रिटेन की महिलाओं ने स्प्रिंग जेनी मशीन पर हमला कर उसे तोड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल, लड़ाई तो फैलेगा ही। लड़ाई क्या होगा, एकदम फैलेगा। और फैल रहा है। ब्रिटेन के महिला ने क्या किया कि स्पिनिंग जेनी के मशीन जो लगवाया, उस मशीन पे वहाँ के महिला ने क्या किया, हमला किया। और हमला किया इतना कस के जो कि सारा मशीन को तोड़ने का वो शुरू किया। कहाँ की महिला, ब्रिटेन की बात कर रहे, पूरा तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इस मशीन ने उसका रोजगार को छीन लिया। सही बात है, किसका रोजगार छीन लिया? जब से मशीन आया तो वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के महिलाओं के रोजगार क्या लिया, न छीन लिया। क्योंकि अब तो मशीन लग गई, तो कोई पूछेगा मजदूर को, कोई नहीं पूछेगा मजदूर को। से अभी देखिए, अभी हर चीज़ में, अभी हर कंपनी में, हर मॉल में पता है क्या चला है, क्या चला, रोबोट। रोबोट रोबोट आया है ना, वो देखिए हर काम को कर रहा है। तो रोबोट जब आया तो हर काम को कर रहा, तो उससे भी क्या हो रहा है, रोजगार छीना जा रहा है। गरीब आदमी से, मजदूर से रोजगार क्यों हो रहा है, छीना जा रहा है। आप देखिए जी, गाँव घर में पहले कुआं के खोदाई के लिए, या पहले आहरा को खोदाई के लिए, या पहले पोखर को खोदाई के लिए, या को तालाब को खोदने के लिए पहले मजदूर की ज़रूरत था। अब मजदूर ज़रूरत पड़ता है, अब क्या निकल गया, मशीन निकल गया। तो जब मशीन निकल गया तो मजदूर के रोजगार को लोग छीन लिया। क्या हुआ, आप देखिए, आप देखिए धान काटता है, हम लोग किसान हैं, हम लोग धान काटते हैं, हम लोग खेती करते हैं, तो हम लोग धान काटने के लिए मजदूर की आवश्यकता होता है। नहीं, दो चार को लगेगा तो धान कट जाएगा। लेकिन देखो, अब कोई कोई लोग मशीन के इस्तेमाल कर लेता है धान काटने के लिए। मशीन देखे होगा, निकला होगा, गेहूँ भी काटने के लिए मशीन निकल चुका है। तो अब बात क्यों ऐसा आती है, क्योंकि देखिए मजदूर में भी बहुत बड़ा कमी है। वो भी क्या है ना कि बढ़ा चढ़ा के मजदूर खोजता है। क्यों चीज खोजता है मजदूर, मजूरी खोजता है बढ़ा चढ़ा करके। वो कम बहुत ख्याल रहता है, वो भी उतना ही में रहता है। इसीलिए किसान उसे छोड़ करके और मशीन को लान करके काम करवा लेता है। और इसे क्या देखिए, मशीन से जब काम, हम जब कोई भी जब काम होता है, उसे टाइम की क्या होता है, बचत होता है। टाइम की बचत मेन मायने होता है कि टाइम का उसमें बचत होता है। ठीक है, ये वाला बात है। तो भाई इंग्लैंड में ऐसे ही हुआ कि जब भी मशीन लाया गया तो वहाँ के मजदूर को क्या हुआ, बेरोजगारी छीन लिया गया। जबकि महिलाओं ने क्या किया, हाँ बेरोजगार, अच्छा सॉरी रोजगार, मतलब कि वहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, कह सकते हैं कुछ हो गए, बेरोजगार हो गए। मतलब जहाँ वो काम करा तो वहाँ मशीन आ गया, तो क्या हो गया, बेरोजगार। उसका रोजगार कुछ ही हुआ, छीन लिया गया। और फिर महिलाओं ने गुस्सा होकर के वहाँ के मशीनों पर क्या किया, हमला किया। हमला करके उसको तोड़ने फोड़ने का वो काम किया। एन क्या देखिए, तोड़ने फोड़ने का वो काम किया। अब क्या होगा, अब थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं। अब भाई मालिक है वो तो कुछ भी कर सकता है। अब मशीन लावे चाहे 4 दिन से काम करवावे, आप कुछ नहीं कर, क्योंकि हम मजदूर हैं। आपको हम कहेंगे तो आप काम कर पाएंगे। आपको अगर हम बोल दें कि आप नहीं आइए तो आपको आना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मजदूर मजदूर बैर, मालिक मालिक होता है। ठीक है, ये वाला बात हो जाती है। अब क्या है, श्रमिक आंदोलन। इंग्लैंड में श्रमिक संघ की स्थापना हुई। इंग्लैंड में क्या हुआ, श्रमिक संघ की मजदूर वोट देने की अधिकार भी मांग कर रहे थे। वहाँ के मजदूर क्या मांग कर रहे थे, वोट देने का अधिकार। मतलब हम भी अब वोट क्यों क्यों क्योंकि वहाँ के लोग पास रोजगार नहीं था, बेरोजगार था। तो वोटवा देगा तो ना सरकार भी ध्यान देंगे। सरकार किसी, देखिए सरकार पब्लिक पर क्या ध्यान देती है, जब सरकार की पब्लिक से क्या फायदा है, वोट है,
मेन क्या फायदा सरकार की? वोट। क्योंकि पब्लिक में वोट दिया, हमें पब्लिक ने क्या किया? जिताया। तो हम किसके लिए करेंगे? पब्लिक के लिए करेंगे, पूरी जनता के लिए करेंगे। इसके लिए श्रमिक संघ के कहने पर सन 1838 में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? चार्टिस्ट आंदोलन किए। किसने? मजदूरों ने। श्रमिक संघ मतलब सबको साथ मिल करके, सबको मिलजुल के है ना, मतलब कि मिलजुल करके क्या किया? हाँ, कौन आंदोलन चलाया गया था? चार्टिस्ट आंदोलन। कब चलावल किया था? किसके द्वारा? क्यों? हाँ, मताधिकार प्राप्त करने के लिए। कौन आंदोलन चलावल किया था? चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में मजदूर के द्वारा। अब आता है भारतीय वस्त्र। अब जो भी हम लोग बात करेंगे भारत की बात करेंगे। भारतीय वस्त्र कहता है औद्योगिक उत्पादन से भारत में कुटीर उद्योग का अंत हो गया। औद्योगिक उत्पादन जब से आया तब से भारत में कुटीर उद्योग का क्या हो गया? पतन। अंत मतलब वो खत्म हो गया, उजड़ गया सभी। लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए कई बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं। लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए बड़े बड़े कारखाना क्या हुआ? वस्त्र होना जरूरी है। वस्त्र के लिए क्या हुआ? वस्त्र वाला कंपनी बंद नहीं हुआ, उसके लिए क्या है? अब क्या हुआ? स्थापित भी किया गया है। प्राचीन काल में भी भारत के वस्त्रों का विश्व भर में मांग था। प्राचीन काल आज से करोड़ों वर्ष पहले की बात कर रहा है, करोड़ों वर्ष पहले की बात कर रहा है, जबकि भारत के वस्त्रों का विश्व भर में मांग था। मतलब कि लोग, अदर देश के लोग भारत से भी वस्त्र को खरीदना चाहते थे। इतना काफ़ी मात्रा में मांग था। कब? प्राचीन काल। रेशम का व्यापार चीन से आरंभ होकर मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को देखिए। मतलब कि रेशम का जो व्यापार था से कहाँ से? चीन से शुरू हुआ। चीन से शुरू क्या हुआ? चीन से रेशम का व्यापार शुरू कहाँ से हुआ? चाइना से। और चाइना से होते हुए एशिया के बीच होते हुए रोमन साम्राज्य जाता था। और यह मार्ग रेशम मार्ग कहलाता था। कौन मार्ग? रेशम मार्ग। ध्यान देंगे, सो रहे हैं कोई बच्चे लगते हैं। भारतीय व्यापारी उत्पादन में पैसा लगते थे। सही बात है। कुछ लिखा हुआ है व्यापारी, भारतीय व्यापारी उत्पादन में। सही बात है। भारतीय व्यापारी उत्पादन में क्या होता था? पैसा की जरूरत था। अभी भी वैसा ही है, पैसा है बहुत जरूरी है। तथा उत्पादित वस्तुओं को निर्यातक के पास पहुंचाते थे। निर्यातक के पास मतलब जो खरीदना चाह रहा है उसके पास कहिए, तो निर्यात करना जरूरी था। धीरे धीरे यूरोपीय की बात कर रहा है। कौन कंपनी? यूरोपीय कंपनी का भारतीय व्यापार में प्रभावित बढ़ने लगा। मतलब धीरे दोस्ती हो गया आने और जाने का धीरे धीरे। तो नए बंदरगाह पर होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनी का नियंत्रण में था, जो यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। देखिए, नियंत्रण तो था पर यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। और इस प्रकार पुराने व्यापार नष्ट हो गए। जितना भी था पहले पुरान का व्यापार वो सब क्या हो गया? क्योंकि जो नायका जो आया व्यापार वो क्या अपडेट किया। जो अपडेट जब कोई करता है न, तो जो होता है ना पुराना चीज़, उसको क्या होता है? प्रभाव बहुत कस के बुझाता है, बहुत कस के। क्योंकि नायका में अपडेट न होता है। तो क्या लिखा है? भारतीय व्यापारियों को यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में काम करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। किससे बात कर रहा है? भारतीय व्यापारियों को यूरोपीय कंपनी के नियंत्रण में, भारत के व्यापार यूरोप के कंपनियों को नियंत्रण में काम करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अब बात आता है भारत में औद्योगिकीकरण। औद्योगिकी उत्पादन से भारत की कुटीर उद्योग बंद हो गया। देखिए, कुटीर उद्योग भी क्या हो गया? हम लोग ये पढ़े थे इसमें।
लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए बड़ी बड़ी कारखाना चलते रहा, वो बंद नहीं हुआ। भारत में 1895 तक कपड़ा मिलों की संख्या 39 हो गया, मतलब लगता है बढ़ गया। लगता है क्या हुआ? इतना को आप लोग इसको नोट करेंगे बाबू। नोट क्या करेंगे? नोट करेंगे इसको। ए लड़का पान लेकर के क्या कहता है इसमें? कि चला गया भाई। हाँ, भारत में 1895 तक कपड़ा मिल, मतलब वही सूती कपड़ा की बात कर रहा है, कपड़ा मिलों की संख्या क्या हुआ? 39 हो गया। कितना हो गया? अब हाँ, ब्रिटिश सरकार ने वहाँ से आयात शुल्क समाप्त कर दिया, जिससे भारत में वहाँ के सामान कम मूल्य में बिकने लगा। अच्छा, वहाँ के सामान कम मूल्य में क्यों बिकने लगा? क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने क्या किया पता है? वहाँ से आयात शुल्क समाप्त कर दिया। आयात मतलब कुछ ही खरीदने का मत, आयात मतलब बेचने का। देखो ना, खुद कह रहा है कि ब्रिटेन सरकार ने वहाँ से आयात शुल्क समाप्त कर दिया, जिससे भारत में वहाँ के सामान कम मूल्य में। तो भाई अब देखो, भारत के सामान वहाँ कम मूल्य में क्यों बिकने लगा? तो क्यों? हाँ, तो क्योंकि ब्रिटेन के सरकार ने क्या किया? आयात शुल्क समाप्त कर दिया, इसलिए भारत में वहाँ के सामान क्यों हो गया? बहुत कम मूल्य में बिकने लगा, बहुत कम मूल्य में बिकने लगा। आप देखिए यहाँ पे आगे क्या है? भारतीय उद्योगपति, भारतीय उद्योग, भारतीय व्यापारियों पर सरकार का नियंत्रण कठोर होता। देखिए, भारत का जो व्यापार था, तो वहाँ पे सरकार का देखभाल बहुत कठिन था, मतलब बहुत कार्रवाई कह दीजिए, बहुत कठोर था। बहुत काशी कार्रवाई किया जा रहा था। किस पे? भारत के व्यापारियों पर। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, है ना, नियंत्रण। तथा उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने में कठिनाइयाँ होती थी। किस में? कहाँ से? रख दो। हाँ, भारत में जो कच्चा जो माल जो तैयार किया गया, वो यूरोप में बेचने में क्या था? कठिनाइयाँ होती थी। और भारत से तैयार माल निर्यात नहीं होते थे। और भारत से तैयार जो माल हुआ वो निर्यात मतलब कोई चीज खरीदना, मत बेचना। निर्यात मतलब कोई चीज है? नहीं नहीं, निकाल रहा है, मतलब बेचना चाह रहा है। निर्यात होगा इसमें। निर्यात नहीं होते थे, सिर्फ कच्चे माल जैसे कपास, नील, अफीम, गेहूं ही निर्यात किए जाने लगे। और भारतीय उद्योगपति जहाजरानी का भी व्यापार नहीं कर सकते थे। भारतीय उद्योगपति जहाजरानी का ही व्यापार नहीं कर सकते थे। आप देखिए, कहता है सन 1907 में जमशेद जी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया। यहाँ आता है ऑब्जेक्टिव में, कैसे आता है पता है? ऐसे देखिए आएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1907 में ना। कब हुआ? और किसने किया पता है? जमशेद जी टाटा ने किया। इसको नोट में लिखिए। इतिहास कुछ नहीं है। हुआ क्या, कौन किया, कब हुआ, उसी को खाली ध्यान में रखते हुए चलना है। और इतिहास में रहता ही क्या है?
उसमें सारा कहानी लिखा हुआ रहता है, बट उसको नोट करके और 3-4 बार लिखना है या पढ़ना है, और उसमें करना ही क्या रहता है। ठीक है, तो लिख लिए। क्या लिखे आप लोग? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1907 में हुआ। किसने किया? तो जमशेदजी टाटा ने किया, है ना। देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारा होगा, एकत्र में होगा कहीं पे। अच्छा ये देखिए क्या कह रहा है। जमशेदजी टाटा ने 1901 में 10 होगा 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की क्या हुआ? स्थापना। अरे भाई इसका कहने का मतलब है कि जमशेदजी दो का आविष्कार किए, स्थापना किए। एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का, इसका किया था कब? 1907 में। लेकिन एक और किया स्थापना, किसका? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना, एक का 1910 में। और कौन? जमशेदजी टाटा। इसको भी नोट कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आता है तो भाई आएगा इधर में, इसको नोट कीजिए। अब हमको मौका दिए थे नोट करने का, हो गया। इसको नोट कीजिए फटाफट, यही सब तो आएगा। चलिए हो गया। बात क्या है? मजदूरों की उपलब्धता। कहता है कारखानों की विस्तार होने से मजदूर की मांग बढ़ी। आह क्या बात करता है। कारखाने की विस्तार होने से मजदूर की मांग कौन सी हो गया? बढ़ गई। और जहां भी कारखाना खुले, आप आस पास होगा, जहां भी कारखाना खुले आस कर लीजिएगा, आस पास के इलाकों से ही मजदूर आते थे। मजदूर कहाँ से आएंगे? जैसे बात करें गुजरात, बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऐसे में जो फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसे में जो उद्योग है, तो लोग कहाँ के काम कर रहे हैं? तो यही तो काम कर रहे हैं। झारखंड, बिहार, अमानी उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो कहाँ काम करेगा? मुंबई जाएगा, है ना। अगर झारखंड के लोग हैं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात चला जाएगा। मतलब आसे पास के तो लोग काम करेंगे। धीरे धीरे दूर दूर से भी लोग काम की तलाश में आने लगे, और धीरे धीरे लोग क्या हुए? दूर दूर से भी लोग आने लगे काम की तलाश में। अब मिलों की संख्या बढ़ने से मजदूर की मांग भी क्या हुआ? कोची की संख्या बढ़ने से। मिल मतलब कारखाना की संख्या कोची हुआ? तो कारखाना की संख्या जब बढ़ने लगा तब मजदूर की भी संख्या बढ़ने लगा, बढ़ेगा, है ना। कहता है क्या? परंतु मजदूर की संख्या मिल में रोजगार से अधिक रहती थी, मिल में रोजगार से भी। इसलिए कई मजदूर की संख्या मिल में रोजगार से अधिक रहती थी, इसलिए कई मजदूर बेरोजगार ही रह जाते थे। मिल मालिक नए मजदूर की भर्ती करने के लिए एक जॉबर, जॉबर मतलब कोची? जॉब के रूप में रखा करते थे। वो किसके रूप में? जॉब के रूप में। मालिक का विश्वसनीय कर्मचारी, देखो एक होता है कर्मचारी में क्या होता है, तो मालिक का विश्वसनीय मतलब विश्वास लायक कर्मचारी होता था, जो जॉबर अपने गांव से लोगों को लाता था। जॉबर मतलब समझ, एक वैसे होता है नहीं, ठेकेदार एक होता है, ठेकेदार जो कि गांव से क्या लाता है, वो चारों को लाएगा और काम करवाएगा, वही होता है जॉबर। ठेकेदार समझ, ठेकेदार होता है वो, समझ ठेकेदार। जैसे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से तो बहुत सारे लोग काम करता है जी। यहाँ देहात से लोग आता है ऑटो से 20 रुपये लगा करके, उधर से आवान करके सुपर, एगो सामने गाड़ी आती है ट्रेन, सुपर पैसेंजर लोकल ट्रेन, तो लोकल से लोग कहते जाते हैं कहाँ कमाने? झारखंड, झारखंड जाते हैं। और फिर शाम में वहाँ से आता है इंटरसिटी, इंटरसिटी आती है शाम में, एक गाड़ी आती है शाम में 8 बजे आती है वो गाड़ी, फिर वहाँ से लोग चले जाते हैं 9 बजे 10 बजे घर। तब ऐसा भी होता है, कोई कोई लोग ऐसा भी होता है कि 12 के लिए चल गया, ठेकेदार वाला काम किया, उलियान को वहाँ लगा दिया 12 के, तो वही के बात कर रहा है जॉबर अपने गांव से
लोग को लाता था, जॉबर मतलब वही ठेकेदारी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण में तेजी से। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चलावल गया था पता है? तो 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में अंत हुआ। तो कितने साल? तो भाई 5 साल, 14, 15, 16, 17, 18, कितने साल चलावल गया? 5 साल। प्रथम विश्व युद्ध तक भारत के औद्योगिक विकास की प्रगति धीमी रही। जिसमें प्रथम विश्व चल रहा था उसमें भारत में औद्योगिक क्रांति क्या रहा था? गति बहुत धीमा चल रहा था। परंतु युद्ध के दौरान इसमें तेजी आई। जब युद्ध हुआ तो इसके वृद्धि कुछ हुआ, इसमें बहुत दौरान तेजी आया अति में उद्योग में, क्योंकि ब्रिटिश कारखाने युद्ध से जुड़ी सामग्री बनाने में व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर से आयात कम हो गया, जिससे भारत को देसी बाजार मिल गया। भारत को क्या मिल गया? देसी बाजार मतलब कैसा बाजार? भारत में अब ऐसा नहीं कि भारत में बाजार नहीं है, देसी मतलब भारत की देश की बाजार कह रहा है। जैसे बड़ा बाजार लीजिए केस को, मुंबई को लीजिए, वो देसी बाजार है, क्योंकि देसी मतलब हमारा ही देश में वो बाजार है ना, थोड़ा कहीं और की बात कर रहा है। अधिक दिनों तक युद्ध चलने से भारत के कारखानों में भी युद्ध के लिए जूट की बोरियां, फौजियों की वर्दी, कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते आदि बनने लगे। किसके बाद कोची को से कर रहा था? हाँ, भारत में थी। प्रथम विश्व युद्ध चलने से भारत के कारखानों में भी युद्ध के लिए जूट की बोरियां, फौजियों की वर्दी, कपड़े, टेंट, चमड़े की जूते आदि बनने लगे और इन सब के लिए नए कारखाने भी लगाया गया। इस सब के लिए क्यों हुआ? नया कारखाना स्थापित किया गया, लगाया गया कारखाना। कहाँ? भारत में। कहाँ लगाया गया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मैनचेस्टर के निर्मित सामान भारत में पहले जैसा स्थान नहीं पा सका। सही बात है, पहले ऐसा स्थान नहीं पा सका। अब मैनचेस्टर के बने सामान की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि औरों जगह भी घट गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण में लगातार इजाफा हुआ और कई नए कारखाने लगाए गए। यद्यपि भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ सन 1814 में ही हो चुका था। देखिए, भारत में कोयला का उद्योग शुरू कब हुआ था? 1814 में। जबकि रानीगंज, झारखंड, बंगाल की बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का काम आरंभ हो गया। रानीगंज पश्चिम बंगाल में सब में क्या हुआ? कोयला का खुदाई स्टार्ट हो गया, मतलब शुरू हो गया। तो सन 1929 से 1933 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भारतीय उद्योग धंधे को प्रभावित किया। अब भारत का कच्चा माल आत्मनिर्भर था। भारत का कच्चा माल क्या था? आत्मनिर्भर मतलब कि खुद पर वो क्या था? किसी और पर नहीं, वो खुद पर था, निर्भर था, जिसका मूल्य घट गया। इसका अब मूल्य क्या हो गया? घट गया। निर्यात किए जाने वाले सामान का भी मूल्य क्यों घट गया? हाँ, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के। और ये भी है ना, क्योंकि बड़ी में हो गया कारखाना। अब माने आलू का दाम कम महंगा रहता है जब आलू की उपज उतना नहीं होता है। जब आलू की उपज उतना नहीं ही होता है तो आलू का महंगाई कस के रहता है। जब आलू जो होता है, जब खेती बड़ी मन, तो आलू की महंगाई कम जाता है। तो ऐसा भी हाँ हो सकता है, कोनो भारी बात है। यहाँ पे खुद है ना कि आखिर कच्चा माल जो था से आत्मनिर्भर था, जिसका मूल्य क्या हुआ? घट गया। और निर्यात किए जाने वाले सामान का भी मूल्य क्या हुआ? घटेगा नहीं, क्योंकि जैसे आप है वैसे और लोग को निर्यात कर रहा होगा, इससे भी घट गया। भारत में औद्योगिकरण का प्रभाव क्या पड़ा? औद्योगिकरण के कारण किने है आगे पढ़ेंगे तब ना। औद्योगिकरण के कारण सलामपत्ति का जन्म हुआ। मजदूर शहरों में छोटे घरों में रहने का
बाद थे। औद्योगिकीकरण के कारण असलम पद्धति का जन्म हुआ। असलम पद्धति मतलब एक तरीका से मजदूरों को इसमें होता होगा, आओ क्या उसी का मजदूर को जन्म होगा, मजदूरों का वही वाला इसमें आएगा। मजदूर को जन्म हुआ जो कि मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में रहने का बाद थे। देखो अभी भी मजदूर चाहता है कि हम कहीं भी झोपड़ी में रह लें, कोई खाली एक खाने के लिए, एक रहने के लिए खाली कोई छोटा सा क्या मिल जाए, रूम मिल जाए, इससे कौन सोचता है, मजदूर सोचता है। ऐसा खाली खाने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए। बाकी लोग ऐसे भी हैं जो कि पूरी रात बिता रहा है जंक्शन पे भी, ऐसे भी कुछ लोग हैं, रात में जंक्शन पे, दिन में डिप्टी पे, किस तरीक़े से ज़िंदगी बीत रहा है ना। तो इतना मजबूरी को थोड़ा कोई और समझेगा। जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, जहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, कारखाने के इर्द गिर्द मजदूरों की बस्तियाँ बस गई। इर्द गिर्द मतलब गरीब की बात कर रहा है। कारखाने के इर्द गिर्द मजदूरों की बस्तियाँ, हाँ इर्द गिर्द मतलब अब कौन मजदूर होने लगे, जो गरीब मतलब उसको एक अच्छा मकान नहीं मिला। इससे कि आप कहीं देखे नहीं हैं अगल बगल में, कहीं आप देखे होंगे से, देखिए यहाँ पे भी देखे होंगे, कभी आप कहीं पर देखे होंगे इस तरीक़े से, जहाँ पे ईंट जब बनता है वहाँ देखिए, या तो यहाँ देखिए न आप कभी देखा होंगे चिलमी भाटा जहाँ ईटा पकता है, वो जो लोग जो वहाँ भी गरीबी आदमी काम करता है, ईटा जो बनाता है वहाँ क्या बड़ी बढ़िया से घर में रहता है। देखिए उस सब में झोपड़ी बना करके रहता है। तो उसी तरीक़ा से ही यहाँ पे भी आपको बात किया जा रहा है। कभी देखे होंगे जहाँ पे ईटा वगैरह बनता है ना, चिल्ली भाटा वगैरह, वहाँ पे देखे होंगे अगल बगल में, वहाँ ये मजदूर लोग वैसे ही रहते हैं, झुपड़ी में रह दे करके रहते, गरीब है इसी की वजह से। और वैसा आदमी को देगा अब नहीं रूम वगैरह, देगा तो पैसा फिर देगा क्यों कि देगा पैसा क्यों, क्यों गरीब आदमी है। ये बस्तियाँ गंदी तथा अस्वास्थ्यकर होती थी। अब मजदूर इसमें नरकीय जीवन बिताते थे। मजदूर मतलब बहुत कष्टदायक में था। नरकीय जीवन मतलब साफ जीवन, गंदगी है ना, साफ जीवन कहाँ से। आप देखिए जो इंसान जो वहाँ पे मजदूर जहाँ पे काम करता है वहाँ देखिए रहन सहन बढ़िया थोड़ा सा नहीं रहता है। अब कि अगल बगल में कोई होगा गरीब आदमी, कभी देखिएगा उसका रहन सहन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। बात करता है श्रमिक वर्ग और श्रमिक आंदोलन। 1801 ईस्वी में उनकी मांगों का आधार 1881 है, 31 नहीं है, सॉरी क्या है, 1881 में उनकी मांगों के आधार पर पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। यहाँ सीधा माता है क्वेश्चन वाई वाला। हेलो ध्यान देंगे, हम समझ रहे हैं पूजा पाठ की बारी चल आया है, ठीक है, एकदम धुना रहा है भगत नियन, ठीक है। हम सब चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं, एकदम नहीं रहा जा रहा है। अगर हमारा आवाज़ अगर बंद हो जाए फिर पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। हम जो बोलते हैं ना थोड़ा आवाज़ होता है, इसलिए लोग जगल रहता है, लगता है कहीं न कहीं आवाज़ लगा हो रहा है। अगर हम बोलना ही बंद कर देंगे न तो वो भी अपना पूजा चालू कर देगा, हम करेंगे बंद तो वो करेगा चालू। एकदम आँख का लाल हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ सारी परिस्थितियों को, बट बने रहें, देखते रहें क्या कह रहा है। यहाँ से वाला आता है कि फैक्ट्री एक्ट कुछ ही लिखल है जी, कुछ ही फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ, ये वाला आता है 1881 ईस्वी में। इसको लिखेंगे कुछ ही, इसमें थोड़ा दिया है बोला, इतना को पहले लिखे ना कि फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ, इतना को लिखिए ना, बाकी देखिए आगे है कि इसमें नहीं दिया है ना। जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम करने पर रोक लगाया। सही बात, अभी भी बोला है इस संविधान पढ़ाए थे हम पॉलिटिक्स में ना। फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ, 1881 में। ये हम पॉलिटिक्स में पढ़ाए थे, संविधान में लिखा हुआ बात है कि जिसका अगर 14 वर्ष है या 12 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकता है, उसको रोक लगाया जा सकता है ना। पढ़ाया गया था ये वाला बात को लेकर के।
9वां क्लास में ना, पॉलिटिक्स में। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर सकते थे, पर उनका काम का घटा तय की गई है ना। काम कर सकते थे बट उसका काम का घटा कुछ ही है, मतलब वो काम कर नहीं सकता है, संविधान में भी लिखा हुआ है। उसको जायज से देखो, गरीब है तो भाई काम तो फिर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गरीब है तो इसलिए। पहले था बट अभी बोला नहीं। ये बात देखते हो 1881 की बात कर रहा है ना, 31 अक्टूबर 1920 की बात कर रहा है। इतना को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त ये वाला क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1900, ये वाला आता है ने। हाँ, कहता है लाला लाजपत राय को उसका प्रधान बनाया गया था। किसका प्रधान? इसका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रधान किसका बनाया गया था? लाला लाजपत राय को। नोट कीजिए फटाफट इसको, यही सब तो आता है जी ऑब्जेक्टिव में। हो गया। कहता 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ राष्ट्र संघ की तत्वावधान में गठित हुआ है ना। इस भी आपको याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की गठन कब हुआ? तो 1920 में हुआ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ गठन। यहाँ भी आ सकता है, कोनो भारी बात नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की गठन कब हुआ? हाँ, जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उसी समय अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का भी गठन किया गया था। ये देखिए आ गया ने, कुटीर उद्योग का महत्व क्या रहा। औद्योगिकीकरण के कारण भारत के कुटीर उद्योग धंधे को काफी क्या हुआ? जब से औद्योगिकीकरण आया है ना, इसी के कारण भारत में कुटीर उद्योग के धंधे क्या हुआ है? एकदम खत्म सब कर दिया गया है, काफ़ी क्षति पहुंचा है, उनकी आजीविका प्रभावित हुई। महात्मा गांधी ने भी जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया तो सबसे पहले उन्हें कुटीर उद्योग धंधों के विकास पर जोर दिया था। सही बताए कि नहीं? कौन जोर दिए थे? महात्मा गांधी। किसके ऊपर? कुटीर उद्योग धंधे के ऊपर। इसको देखो, इनको लगा नहीं कि अरे भाई उतना डायरेक्ट बड़ा तो उद्योग हो नहीं सकता है, से को छोटा मोटा उद्योग कर दो तक उसमें सारा मजदूर लोग भी करेंगे और उतना भूखा भी लोग नहीं मरेंगे और प्लस में रोजगार भी मिल जाएगा जो लोग बेरोजगार है। इसलिए महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योग का क्या किया? जोर दिया, उससे शुरुआत किया। महात्मा गांधी के अनुसार कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। भारत के मुख्य रूस से रुई, भारत से मुख्य रूस से रुई, सिल्क, रंगारंग बर्तन, रंगारंग मतलब रंग बिरंग के बर्तन, उन्हीं कपड़े निर्यात होते थे। भारत से कहाँ? भारत से मुख्य रूस से रुई। आगे चलिए देखिए, ब्रिटेन के लोग खासकर उच्च वर्ग भारत के हस्तशिल्प को बहुत पसंद करते थे। भारत के हस्तशिल्प को कौन? ब्रिटेन के लोग खासकर उच्च वर्ग के, मतलब आप माने कि ब्रिटेन के सभी लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, उच्च वर्ग के मतलब बड़ा बड़ा लोग की बात कर रहा है। तो भारत के हस्तशिल्प को बहुत पसंद करते थे। मतलब समझ में आ रहा है कोई चीज़? इसका मतलब ऐसे हाथ से बनाया गया। हाँ हाँ, कहाँ के लोग? ब्रिटेन के लोग। हाँ, कहता है क्या? हाथों से बने महीन धागों का वस्त्र, मतलब जो हाथ से जो बनाया गया ना चीज, उसको हाथ से बनाया गया चीज कहाँ के लोगों द्वारा? भारत के लोग द्वारा। जबकि ब्रिटेन के लोग उसे क्या करता था? पसंद करता था। लेकिन सभी लोग नहीं, बड़े बड़े लोग। कौन लोग? बड़े बड़े लोग। जैसे देखिए, हाथ से बने महीन धागों का वस्त्र, तसर सिल्क
बनारसी, बालूचेरी, साड़िया, बॉर्डर वाली साड़िया यहाँ होगा, सदिया कुछ होता है, सड़िया ही होगा। अरे चुनरिया वाला ना होता है सड़ीवा। मद्रासी लुंगी, कौन लुंगी बात कर रहा है? मद्रासी लुंगी की मांग ब्रिटेन के उच्च वर्गों के लोग अधिक किया करते थे। कहाँ के लोग? लेकिन ये सब बन रहा है कहाँ? किसके द्वारा बनाया गया? हाथ से बनाया गया है इसे। कुटीर उद्योग में इसका काम किया गया था। 1947 में क्या हुआ? बड़ा भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। तो 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसमें हो रहा है ना काम सही, प्राप्ति के बाद कुटीर उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए। देखिए भारत सरकार ने भी क्या किया? कुटीर उद्योग के विकास के लिए बहुत सरकार प्रयास की, सरकार भी कुछ की, बहुत ही प्रयास की। लेकिन 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति से लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित दिया गया। कुछ किया गया? कब कब? याद रखेंगे, आ सकता है कि औद्योगिक नीति से लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित कब दिया गया था। तो एक ही बात को शॉर्ट में याद रखेंगे कि यार प्रभावित है ना, ऐसे कि प्रोत्साहन देने का तो काम हुआ था 1947 से शुरू किया गया था, बट उसको दिया गया था 1948 में, लेकिन प्रयास किया जा रहा था 1947 से ही। लेकिन दिया गया कब? 6 अप्रैल 1948 में ना। ये आपका इसमें इतना ही रहा था, बाकी फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका रहा एनसीईआरटी हिस्ट्री लेसन नंबर 5। क्या था? अर्थव्यवस्था और, ठीक है, बाकी आपको मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में।